9वें चरण के इस बिजलीघर के हमले का विरोध करने में लगभग सभी की शक्ति लग गई। और इसी बीच वह हिम योद्धा हवा में उठा और अब समूह की ओर बढ़ रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वह समूह के बीच में पहुंच जाएगा तो कोई भी उसके हमलों को रोक नहीं पाएगा। यह बर्फ योद्धा आवश्यक रूप से पिछले काले नाइट की तुलना में अधिक मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन अग्निदाना के बारे में कभी न भूलें जो समूह को उसके पीछे भारी दबाव से धमकी दे रहा है। जब हिम योद्धा ऑल ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के समूह की ओर दौड़ता हुआ प्रतीत हुआ तो उसका शरीर अचानक मध्य में स्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने आक्रामक रुख को छोड़ दिया, अपने सामने अपनी भारी तलवारों को पार करते हुए बीच हवा में अचानक अपनी तरफ मुड़ गया। एक स्लैश से आने वाली ग्रे वर्णक्रमीय रोशनी देखने में आई बर्फ योद्धा की पार की हुई तलवारों के बीच की जगह पर हिंसक रूप से हमला किया। रिंग टावर ऑफ इटर्निटी की चौथी मंजिल में टकराव की एक चहकती आवाज धीरे धीरे उठती हुई सुनाई दी। इस हमले से उस बहादुर हिम योद्धा को 40 मीटर दूर धकेल दिया गया, जो इस चौथी मंजिल को सहारा देने वाले एक पत्थर के खंभे से टकराया था। बर्फ के रंग की तलवारों की उनकी जोड़ी पर जबरदस्त दरारें दिखाई दीं। उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना निस्संदेह वे चूर चूर हो जाते। काया अभी भी वहीं खड़ी थी, उसने धीरे धीरे मृत्यु के देवता के हंसिया को नीचे रखा क्योंकि उसकी चमकती आंखों में एक ठंडी नजर आ रही थी। इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली गार्जियन नाइट नहीं था, इसलिए वे केवल पूर्ण बल पर भरोसा कर सकते थे। मृत्यु के देवता की 7 निरपेक्ष कलाओं में से पहली, बचपन में मृत्यु, अंत में अवतरित हुई। बचपन में यह मृत्यु कम से कम दुगनी प्रबल थी जब उसकी भूलने की अवस्था में प्रयोग की गई थी। बर्फ का कंकाल प्राचीन काल से युद्ध की तकनीक का ज्ञान रखने वाला एक पवित्र रक्षक था, लेकिन उसके पास इस हमले से बचने की कोई तकनीक या सस्ती चाल नहीं थी। उसे काया द्वारा उड़ान भरते हुए भेजा गया और इस प्रक्रिया में वह बाल बाल बच गया। इससे कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह विकट शक्ति कितनी भयानक थी। अनंत काल की मीनार में उनकी वापसी से लेकर यहाँ उनके आगमन तक कैरा को अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना बाकी था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गई थी कि आगे आने वाले परीक्षण और कठिन होते जाएंगे। स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स से पूर्ण विरासत प्राप्त करने और लॉन्ग हाउचेन को फिर से जीवित करने की संभावना रखने के लिए उसे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होना था। यही वजह है कि उसने इस समय अपने साथियों की ताकत उधार ली और इस समय लगातार शक्ति जमा की। उसकी यादों की वापसी ने उसके दो स्वयं को एक के रूप में विलीन कर दिया, लेकिन एक भगवान के चुने हुए के रूप में उसकी शक्तियां अभी भी थोड़ी अस्थिर थीं। इस शक्तिशाली शक्ति को युद्ध के बीच में आत्मसात किया जा रहा था। 9वें चरण के एक बर्फ योद्धा को रोकने के लिए साधारण हमले पहले से ही अपर्याप्त थे। यदि उसे अंदर घुसने की अनुमति दी जाती है, भले ही समूह उसे जितनी जल्दी हो सके हराने की कोशिश कर सकता है, उसे केवल चेन यंग को बाधित करने की आवश्यकता थी ताकि कैरा का समूह निश्चित रूप से इस परीक्षण को विफल कर सके। उसी समय यह बर्फ योद्धा अलग हो गया था। दूर के अग्नि जादूगर का मंत्र चेन यंग के मंत्र के साथ लगभग एक साथ पूरा हो गया था। चेन यंगर की पीठ पर प्रकाश के एक के बाद एक द्वार जलते रहे। यह कुल 6 द्वार एक तीव्र चमक छोड़ते हैं, प्रत्येक अलग अलग रंग का होता है। उन्होंने 6 तात्विक रंगों को धारण किया, लाल, नीला, पीला, हरा, सोना और काला। तेज शंकार के बीच ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सदस्यों के चारों ओर घूमते हुए 6 विशाल पृथ्वी ड्रैगन अपने द्वार से एक साथ निकले। चेन यंगर उनके गठन के केंद्र में थे।
अपने आध्यात्मिक पंखों को खोलकर चेन यंग र का शरीर तुरंत 3 मीटर की दूरी पर रुक गया, हवा में तैर रहा था और उसकी क्रिस्टल बॉल का सामना दूर के अग्निदाना की ओर कर रहा था। 6 शिकोणीय संरचनाएं चमक उठीं और उनके बीच में सभी दानव शिकारी अपने आसपास के सभी मौलिक उतार चढ़ावों में भारी वृद्धि महसूस कर सकते थे। अभी अनंत काल का पूरा टॉवर लाल रंग की दुनिया में बदल गया था। आग के दाना के चारों ओर सोने लाल आग के गोले की एक श्रृंखला दिखाई दी, बहुत तेजी से आग की दीवार की तरह उसके चारों ओर हर कोने को ले जा रही थी, थोड़ी सी भी दरार नहीं दिखा रही थी। सावधान रहें, यह एक वास्तविक उल्का बौछार है, संभवतः निषिद्ध मंत्र के रैंक के बराबर है। लिन शिन ने अचानक एक प्रभावित चेहरा दिखाया। यदि इस स्तर का एक अग्नि तत्व युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया था तो यह पूरी सेना से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त होगा। अनंत काल के टॉवर में जगह काफी चौड़ी थी, लेकिन इस तरह के एक बहुआयामी मंत्र ने उन्हें इससे बचने का कोई मौका नहीं दिया। ब्रुआ पृथ्वी ड्रैगन के मुंह से अलग अलग रंगों की 6 सांसें एक साथ निकलीं, 6 दहाड़े निकलीं। ये पृथ्वी ड्रैगन 9वें रैंक के सभी जादुई जानवर थे, जो 8वें चरण के मानव पावरहाउस से मेल खाते थे। चेन यंगर के हाथों में क्रिस्टल बॉल इन सांसों के बीच में शामिल हो गई, एक बहुरंगी किरण में बदल गई। जाओ, चेन यंग ने प्यार से आदेश दिया और 6 रंगों की चमक को दूर के फायर मैच पर गोली मार दी गई। अग्निदाना के कर्मचारियों को लगभग उसी समय लहराया गया था, उल्का बौछार को एक अतुलनीय शक्ति प्रदान करते हुए और इसे अपनी दिशा की ओर प्रक्षेपित करते हुए। अभी वह हिम योद्धा एक खंभे के पीछे से निकल गया था, नजरों से ओझल हो गया था। कुछ रक्षात्मक बाधाओं को समूह द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन उनके विस्मय के लिए, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उनका कोई भी रक्षात्मक मंत्र आकार नहीं ले सका। वे सभी उन 6 अर्थ ड्रैगन्स के गठन के बीच में फैल गए। क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली प्रकाश किरण कितनी बड़ी हो सकती है? यह एक सामान्य व्यक्ति की मुट्ठी से थोड़ी ही बड़ी थी। और उल्का बौछार के बारे में कैसे? यह भारी बात है। एक पल के लिए काया भी चिंतित हो गया। लेकिन अभी वो केवल चेन यंग पर अपना भरोसा रख सकती थी। आखिरकार उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जिस समय यंगर ने 6 रंगों वाली किरण को छोड़ा, उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थीं। उल्का बौछार के खिलाफ 6 रंगों की किरण टकराई और जैसे ही ये मंत्र अपने स्वयं के पालौकिक संपर्क में आए, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों को एक भयानक एहसास हुआ, जैसे कि सब कुछ एक ही बार में रुक गया हो। वह भयंकर उल्कापात अचानक बंद हो गया और आग के समुद्र के बीच में एक चट्टान की तरह 6 रंगों वाली किरण हल्के से लहरदार हो गई। चेन यंगर के सेंट स्पिरिचुअल रूप पर 108 आध्यात्मिक छर्रों की चमक चमकी, क्योंकि उसके पतले हाथों की जोड़ी ने एक कमांडिंग मोशन बनाया। तुरंत क्रिस्टल बॉल पर 6 रंगों की चमक फैल गई, जिससे एक बहुरंगी बाधा बन गई, जिसने पूरे समूह को 6 पृथ्वी ड्रैगनों के समर्थन के साथ कवर किया। अगले ही पल, समय ने अपना प्रवाह फिर से शुरू कर दिया। उल्कापिंड का गिरना अभी भी जारी था, लेकिन उल्कापिंड का सबसे मध्य भाग पहले ही अपनी सारी रोशनी खो चुका था। इसके रूप से, यह आग के एक विशाल वलय के करीब हो गया। हालांकि इसने अभी भी उसी रास्ते का अनुसरण किया, कम से कम उस समय इसने अपना मूल खो दिया था। विस्फोटों की भारी आवाजें निकलीं, और भयानक आग के कारण हवा में भयानक मोड़ दिखाई दिए। लेकिन अपना मूल भाग खो जाने के कारण उल्कापिंड केवल समूह के आसपास की हवा से टकरा सकता था। उस लाल गर्म आग के अवशेष तब चेन यंग के बर्फ जैसे 6 रंगों के अवरोध से पिघल गए थे, जिससे सभी दक्षता खो गई थी।
अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उल्कापिंड को पिघलाने वाली 6 रंगों की किरण अभी तक गायब नहीं हुई थी, अभी भी दूर के अग्निदाना की ओर शूटिंग कर रही थी। उस समय चेन यंग र के इस ट्रम्प कार्ड के खिलाफ लिन शिन को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अभी लिन शिन के साथ नोट्स की तुलना करते समय इसका उपयोग कहीं अधिक मजबूत था, जाहिर है कि वह उस समय उतार रही थी। प्रकाश की उस 6 रंग की किरण का सबसे रहस्यमय पहलू अज्ञात जादुई तत्व था जो इसे बना रहा था, जो किसी भी चीज को तुरंत नष्ट करने में सक्षम था, बिना किसी मामूली प्रभाव के। जब अग्निदाना जिसने अपने उल्कापिंड को अभी अभी उतारा था, ने अचानक 6 तत्वों की चमक को अपनी ओर दौड़ते देखा, तो उसे तुरंत नुकसान उठाना पड़ा। जल्दबाजी में उसके सामने एक मोटी आग की ढाल खड़ी कर दी। ठीक इसी समय 6 तत्वों की चमक के सामने तलवारों की एक जोड़ी को पार करते हुए तुरंत उसके सामने एक बर्फ के रंग की आकृति दिखाई दी। पॉप जब 6 तत्वों की चमक बर्फ के योद्धा पर उतरी तो उसका शरीर तुरंत रुक गया। यहाँ तक कि 9वें चरण के ग्रेड के उनके शक्तिशाली तात्विक बर्फ के हमले का वास्तव में कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर केवल भड़कीली बहुरंगी रोशनी में चमक रहा था और स्थिर था, मानो एक शानदार मूर्तिकला में बदल गया हो। मौलिक पिंजरा चेन यंग र का शांत रूप था। अभी उसके पास अपनी सामान्य चंचल उपस्थिति का जरा सा भी रूप नहीं था। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को उस बर्फ के क्रिस्टल पर रखकर उसने अपनी स्पष्ट आवाज को इस विस्तृत स्थान में गुंजायमान होने दिया। मौलिक फैलाव भयानक दृश्य देखने को मिला। बर्फ योद्धा पर 6 रंगों की चमक से 6 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, हवा, प्रकाश और अंधेरा अचानक फैल गए। उनके फैलाव का क्षण बर्फ योद्धा पर एक अवर्णनीय हमला हुआ। क्लैंग बर्फ योद्धा का शरीर अचानक टुकड़ों में टूट गया। 6 टुकड़ों में टूटने से पहले 6 विभाजित तत्वों के साथ बने हमले से बने ब्लैक होल के बीच में बदल गया। यह हमला अकेले सत्ता में 9वें कदम से मेल खाता था। हालांकि इस तरह का हमला करने के बाद चेन यंग एर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके संत आध्यात्मिक वस्त्र पर 108 आध्यात्मिक छर्रों की चमक और भी अधिक चमकीली थी। जैसे ही उसने अपने हाथों की मुद्रा बदली, उसने अचानक अपना मुंह खोल दिया, जिससे उसके सामने क्रिस्टल बॉल पर मुंह भर रक्त प्रवाहित हो गया। 6 अर्थ ड्रैगन्स एक साथ हिले और फिर अपनी सांसों को छोड़ा, एक बार फिर क्रिस्टल बॉल पर इकट्ठा हुए। जाओ, चेन यंग नाजुक ढंग से चिल्लाया। तुरंत एक और 6 रंग की चमक को गोली मार दी गई, जो अग्निदाना की ओर बढ़ रही थी। उसी समय उसका दूसरा हमला शुरू किया गया था। ने अपने हाथ में मृत्यु के देवता का हंसिया भी उड़ाया। विपरीत अग्निदाना की आंखों में आत्मा की आग हिंसक रूप से स्पंदित हुई। उस 6 रंगों के हमले के सामने ऐसा बिजलीघर भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक संक्षिप्त अनुपस्थित दिमाग वाला दृश्य था। प्राचीन काल से जादू की क्षमताओं में महारत हासिल करने के बावजूद वह अभी भी चेन यंग द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता को समझने में असमर्थ था। यह प्रकाश के उस 6 मौलिक स्तंभ से शक्ति को समाप्त करने का प्रयास करते हुए केवल अग्नि सुरक्षा की परतों पर परतें खड़ी कर सकता था। लेकिन वह 6 तत्व की चमक किसी भी अग्नि आधारित तात्विक सुरक्षा की अवहेलना करते हुए एक अतुलनीय प्राणी की तरह थी। अंत में वह सीधे उस अग्निदाता के संपर्क में आया जिसका शरीर भी 6 रंग का हो गया था। इस बार चेन यंगर को स्वाभाविक रूप से एक और मौलिक फैलाव शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ने जल्द ही पकड़ लिया। मृत्यु के देवता का उसका हंसिया एक चमकदार ग्रे चमक ले रहा था क्योंकि इसने अग्नि जादूगर के जीवन को समाप्त कर दिया था। 6ठा और 5वां पवित्र रक्षक दोनों अनंत काल के टॉवर पर लौट आए।
ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्य मूर्ख दिखते थे। उनके चारों ओर का वातावरण मूल रूप से बेहद भारी था। उनके सामने 9वें चरण के लिए 2 बिजली घर थे। उनके दृष्टिकोण से इस बाधा से गुजरना अत्यंत कठिन होगा और बड़ी कीमत चुकाए बिना शायद ही सोचा जा सकता है। लेकिन किसने कल्पना की होगी कि चेन यंगर की पूरी ताकत इतनी भयानक होगी। स्थिति को चारों ओर घुमाते हुए उसने बर्फ और अग्नि तत्व के इन 2 महान शक्तियों को अच्छी तरह से कुचल दिया था। धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए चेन यंगर का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि वह खून के छींटे मारने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक झटके में वह यांग वेंजाओ के आलिंगन पर गिर पड़ी और बेहोश होने से पहले बाकी तुम लोगों पर छोड़ रही हूँ शब्द बुदबुदाते हुए। हालांकि वह संत आध्यात्मिक लड़की थी और उसके पास आध्यात्मिक मंदिर का एकमात्र दिव्य उपकरण था, वह आखिरकार 7वें चरण की एक आह्वान करता थी। 9वें चरण के एक और बिजली घर से छुटकारा पाना और इस स्तर पर दूसरे को बांधना अब केवल उच्च श्रेणी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कुल ओवरड्राफ्ट उसके शरीर को उसकी सीमा से आगे धकेल रहा था। लॉन्ग हाओ चेन के फिर से जीवित होने की संभावना बढ़ाने के लिए चेन यंगर ने बिल्कुल भी आरक्षित नहीं दिखाया। उसके कप्तान ने उसके लिए इतना कुछ किया है, उसे जरा भी पछतावा नहीं होगा, भले ही उसे यहाँ अपनी जान गंवानी पड़े। एलिमेंटल केज चेन यंगर का स्वनिर्मित जादू था, लेकिन यह वास्तव में समन जादू की सीमा के बाहर था। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए उन्हें हाओयू के एसेंस ऑफ डिसऑर्डर से प्रेरणा मिली, लेकिन इस पर सही पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए 9वें चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें इंतजार करना होगा। उसके वर्तमान खेती स्तर पर सीमा केवल एक मौलिक पिंजरा होनी चाहिए और पिछले वाले की तुलना में बहुत कमजोर स्तर पर। लेकिन क्षमता ओवरड्राफ्ट के माध्यम से हासिल किए गए एलिमेंटल केज का चेन यंगर का पिछला जबरदस्त विस्फोट बहुत शक्तिशाली था, न केवल अग्नि जादूगर के हमले को रोक रहा था, बल्कि इसके अलावा एलिमेंटल केज के उपयोग के माध्यम से बर्फ योद्धा से छुटकारा पा रहा था। एलिमेंटल डिस्पर्सन एलिमेंटल केज को विस्तारित करने की क्षमता थी जिसे चेन यंगर किसी भी तरह से अपनी अव्यक्त क्षमताओं के ओवरड्राफ्ट और अपनी महत्वपूर्ण शक्ति के उपयोग के बिना उपयोग करने में सक्षम नहीं होगी। एलिमेंटल केज वास्तव में एक अप्रतिरोध्य तकनीक नहीं थी, क्योंकि यह केवल जादू के 6 महान तत्वों का मुकाबला करने में सक्षम थी। इसमें केवल एक महान सीमित करने की क्षमता थी, लेकिन कोई बड़ी आक्रामक शक्ति नहीं थी। और यह बंधन बहुत थोड़े समय के लिए ही रहेगा। दूसरे शब्दों में, अगर एलिमेंटल केज के कुछ समय बाद चेन यंगर बर्फ योद्धा को मारने में असमर्थ था, अगर वह ठीक हो जाता है तो यह मामूली घाव के बिना होगा। और 9वें चरण के बर्फ योद्धा की रक्षात्मक शक्ति के साथ, भले ही कहर को पूरी ताकत झोंकनी पड़े, वह जरूरी नहीं कि एक झटके में दुश्मन को मार सके। यही कारण था कि चेन यंगर ने एलिमेंटल डिस्पर्सन का उपयोग करने के लिए खुद को इस हद तक अपनी सीमा से बाहर करने के लिए मजबूर किया। अग्नि दाना दाना होने के कारण उनकी रक्षात्मक शक्ति स्वाभाविक रूप से बर्फ योद्धा के साथ तुलनीय नहीं थी, इसलिए कहर की त्वरित प्रतिक्रिया इसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे चौथी मंजिल के परीक्षण से गुजरने में उनकी चाल आसान हो गई। स्पिरिट बेस्टोवाल के उपयोग के माध्यम से सक्रिय होने वाली स्वनिर्मित क्षमताओं के 3 उदाहरणों को प्राप्त करने के लिए चेन यंगर को सेंट स्पिरिचुअल रॉब की आपूर्ति के बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन इस आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके शरीर द्वारा सहने योग्य डीएम में आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। इस क्षमता से अधिक होने पर केवल आध्यात्मिक ऊर्जा और मृत्यु का विस्फोट होगा।
जिसके बारे में बात करते हुए उसने लिन शिन की फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल्स के लिए वास्तव में आभारी महसूस किया, जिसने उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को 10,000 से अधिक बढ़ा दिया, जिससे वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गई। अन्यथा कोई रास्ता नहीं होगा कि वह उस पिछले बोझ से बच पाएगी। फिर भी इतनी गंभीर रूप से घायल अवस्था में चेन यंग थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं हो पाएगी। वह पहले से ही निम्नलिखित मुकाबलों के लिए एक संभावित जोड़ नहीं थी। 6 पृथ्वी ड्रैगन पहले से ही प्रकाश के अपने द्वार के माध्यम से वापस आ गए थे, जो बाद में गायब हो गए। मैकटल झट से चेन यंग के इर्द गिर्द घूमा। उसका अनुबंधित जानवर होने के नाते वह उसकी वर्तमान कमजोर स्थिति को महसूस कर सकता था। कैया को पहले ही वापस कर दिया गया था। चेन यंग को देखते हुए उसने आदेश देने से पहले कुछ देर तक उसे देखा, यांग वेन जाओ, तुम यंग की देखभाल करने के लिए रुको। दूसरे मेरे पीछे 5वीं मंजिल पर जाते हैं। यांग वेनजाओ इन शब्दों पर सिर हिलाते हुए चेन यंग के इलाज के लिए हल्के जादू का उपयोग कर रहा था। हालांकि दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से चेन यंग के ऐसा करने के कारणों को समझने में सक्षम था। यदि उनमें ऐसी क्षमता होती तो वे निश्चित रूप से आरक्षण नहीं दिखाते। 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल तक का रास्ता सीधा था। यह परीक्षण सरल लग रहा था और इसकी प्रक्रिया वास्तव में तीसरी मंजिल की तुलना में भी तेज थी, लेकिन वास्तव में यदि चेन यंगर की शक्ति का विस्फोट नहीं होता तो वे आसानी से बर्फ और अग्नि पवित्र रक्षकों के संयोजन के खिलाफ नहीं जीत पाते। यह कोई मुद्दा नहीं होता अगर लॉन्ग हाओ चेन मौजूद होता, क्योंकि वह दुश्मन के हमलों को रोक सकता था, लेकिन अब उनके पास दुश्मन के हमलों का विरोध करने में सक्षम एक मजबूत अभिभावक की कमी थी। तो 5वीं मंजिल पर क्या दिखेगा? काया ने पहले ही मृत्यु के देवता की 7 कलाओं के अपने दैनिक उपयोग का उपयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी रुकने और आराम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अपने साथियों को 5वीं मंजिल तक ले जाते हुए वह परिवहन प्रकाश में चली गई। अनंत काल के टॉवर की 5वीं मंजिल। प्रकाश की एक चमक में काया, वांग युआन, सिमा जियान, लिन शिन, हान यू, झांग फांगफेंग और डुआन यी एक साथ एक पूरी नई दुनिया में दिखाई दिए। 4थी मंजिल के विपरीत आगमन पर उन्हें तुरंत भारी भारी दबाव महसूस हुआ। उस दबाव में उन सभी के पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूर्ण शक्ति से मुक्त करने का रिफ्लेक्स था, जिससे यह थोड़ा हल्का हो गया। काया निश्चल खड़ा था, बड़े संकल्प के साथ आगे देख रहा था। अनंत काल के टॉवर की 5वीं मंजिल पिछली मंजिलों से बहुत अलग नहीं दिखती थी। इसकी चौड़ाई और किनारों पर 2 पत्थर के खंभों की रूपरेखा, जो आगे तक फैली हुई थी, समान थी। पगडंडी 50 मीटर लंबी थी और उसके आगे एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। कैया ने ठंडेपन से विश्लेषण किया, 4थी मंजिल पहले की तरह बर्फ और आग का संयोजन कर रही थी, लेकिन दाना और योद्धा विशेषज्ञताओं की अदला बदली की गई थी। यह 5वीं मंजिल संभवतः पृथ्वी और हवा को जोड़ती है। सबका ध्यान रखना। तीसरी और चौथी मंजिल से गुजरने के बाद वे पहले ही संत आध्यात्मिक लड़की चेन यंगर को खो चुके थे और समूह में ब्लू फायर फीनिक्स का उपयोग करने के कारण लिन शिन की ताकत भी बहुत कम हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद वे केवल उतना ही संघर्ष कर सकते थे जितना वे कर सकते थे। लेकिन अनंत काल के टॉवर की हर मंजिल पिछले वाले की तुलना में बहुत कठिन हो जाएगी। उनका वहां क्या सामना होगा? जवाब तभी निकलेगा जब विरोधी सामने आएगा। तुम सब यहीं रहो, मैं इस तल से शत्रुओं को निकाल बाहर करूंगा। यह कहते हुए ने धीरे धीरे मृत्यु के देवता के दरांती को ऊपर की ओर उठाया, सिर उठाने के बाद भी उस चमकती हुई धूसर आकृति को देख रही थी।
पिछली मंजिल की तुलना में वातावरण बहुत गहरा था। केवल फर्श के केंद्र में रोशनी थी। मूल रूप से उसने आगे बढ़ने से पहले आराम और पुनर्गठन के लिए कुछ समय बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो शायद मृत्यु के देवता की छाया गायब हो जाएगी। इसका अस्तित्व युद्ध की स्थिति में ही कायम रहेगा। काया तेजी से नहीं चलती थी, लेकिन उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से एक भ्रम की अनुभूति होती थी। यह स्पष्ट रूप से हथियारों के लिए एक विशेष कदम था। ऐसा लग रहा था कि हवा में दबाव बढ़ता जा रहा है, और जिस समय कैरन ने अपना 10वां कदम उठाया, उस समय आकाश से प्रकाश का एक पीला स्तंभ अचानक गिर गया, जिसके बीच में दिखाई दिया एक लंबा पीला आंकड़ा। एक विशाल पीला कंकाल 4 मीटर से अधिक लंबा और काले नाइट की तुलना में अधिक मजबूत दिख रहा था। प्रत्येक हाथ में एक हथौड़ा था। उसने आगमन पर हवा को अचानक भारी बना दिया। पृथ्वी योद्धा इस बार केवल एक मूल्यांकनकर्ता आया और अब एक साथ 2 पवित्र रक्षक नहीं थे। लेकिन कैया ने इस वजह से आराम नहीं किया और भी अधिक तनावग्रस्त हो गई। 5वीं मंजिल का परीक्षण निश्चित रूप से चौथी मंजिल की तुलना में अधिक कठिन था। लेकिन केवल एक परीक्षक निकला था, और वह एक पृथ्वी योद्धा था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। लेकिन क्या यह वाकई इतनी आसानी से चला जाएगा? अगले ही पल इस पृथ्वी योद्धा ने उन्हें इस 5वीं मंजिल के परीक्षण की सामग्री के बारे में बताया। 4 मीटर लंबे पृथ्वी योद्धा के चारों ओर की चमक एक फ्लैश में गायब हो गई। उसके दाहिने पैर जोर से जमीन पर पटक रहे थे। तुरंत एक भयानक हिलने वाली शक्ति उठी, सामूहिक रूप से समूह में फट गई। काया के नेतृत्व में उम्मीद के सभी सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ गए, भूकंपीय तरंगों से बचने के लिए अपने आध्यात्मिक पंख फैलाए। लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से देखा कि भूकंपीय तरंगें उनके नीचे आने पर आकार लेती हैं। हवा की पीली धाराओं ने जमीन से निर्मित एक विशाल खींचने वाला बल जारी किया। यहाँ तक कि काया, जिसकी खेती सबसे अधिक थी, को तुरंत जमीन पर वापस खींच लिया गया। बड़े पैमाने पर खींचने वाले बल ने उन्हें खींचकर ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे किसी रसातल में खींचे जा रहे हों। कार्यक्षेत्र हान यू अलार्म में चिल्लाया, यह पहचानते हुए कि पृथ्वी योद्धा अभी किस तरह की क्षमता का उपयोग कर रहा था। ठीक है, उनके पास इस मंजिल पर सामना करने के लिए केवल एक प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह 9वें चरण का एक पावरहाउस था जो एक डोमेन का उपयोग करने के लिए काफी मजबूत था। डोमेन क्या है? यह 9वें चरण के बिजलीघर की ट्रेडमार्क क्षमता है। वास्तविक डोमेन को चलाने में सक्षम व्यक्ति को ही सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है। आमतौर पर 9वें चरण के पहले चरणों में एक डोमेन क्षमता शायद ही हासिल की जाएगी। किसी भी डोमेन में अनिवार्य रूप से कुछ अनूठी विशेषता होती है। यहाँ तक कि एक ही तत्व के 2 बिजलीघरों में संभवतः एक समान डोमेन नहीं हो सकता है। अपने स्वयं के डोमेन में 9वें चरण का एक बिजलीघर प्रतिद्वंद्वी को बहुत अधिक बाध्य करते हुए कई गुना अधिक उच्च शक्ति का संचालन कर सकता है। और आम तौर पर एक डोमेन होने का अर्थ 2 लाख सेकंड अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होना है। हो सकता है कि इस पृथ्वी योद्धा के पास एक कमजोर उपकरण था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत पहले से ही ड्रैगन राइडर डेमन गॉड एस्मोस जैसे किसी के स्तर के करीब होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा तब होता है जब आप केवल एस्मोस के 3 सिरों में से एक को गिनते हैं। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी लोगों ने पहले ही अपनी लड़ाई में चेन होंग्यू के शक्तिशाली डोमेन का अनुभव कर लिया था। लेकिन क्योंकि चेन यंगर यहाँ संत आध्यात्मिक लड़की के रूप में थी, चेन होंग्यू की आत्मा मास्टर के रूप में क्षमता बहुत सीमित थी। लेकिन अभी वे एक कंकाल योद्धा का सामना कर रहे थे जो पृथ्वी के तात्विक क्षेत्र का संचालन कर रहा था।
दूसरे शब्दों में, बर्फ और अग्नि तत्व पवित्र रक्षकों के पिछले संयोजन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। हर किसी को जो अनुभव हुआ वह इस पृथ्वी के तात्विक डोमेन से जुड़ी अल्ट्राग्रेविटी और स्वयं तकनीक थी। भले ही यह योद्धा हमला नहीं करता, लेकिन इस दलदल का लगातार प्रभाव शायद उनका सर्वनाश करने के लिए काफी होगा। लेकिन इसके अलावा, यह योद्धा स्थिर कैसे खड़ा रह सकता था? अपने क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद पृथ्वी योद्धा आगे बढ़ा, उसका शरीर देदीप्यमान रूप से चमक रहा था, असंख्य रोशनी बिखेर रहा था और उसके धड़ पर हीरे जैसी दिखने वाली सामग्री से बना एक कवच दिखाई दे रहा था। पृथ्वी व्यापक रूप से अपनी बेहतर रक्षा के लिए जानी जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस पृथ्वी योद्धा के पास इस संबंध में उच्च कौशल था। अपने विशाल हथौड़े को झाड़ते हुए इसने इसे काय पर घुमाया। काय ने अचानक एक चीख निकाली, उसकी कान छिदवाने वाली आवाज योद्धा की आत्मा में एक तेज सुई की तरह चुभ गई। भयानक दिमाग भरने वाली आवाजें। इस बीच उसके शरीर में अचानक एक मायावी रूप आ गया। मस्तिष्क भरने वाली राक्षसी ध्वनियों के प्रभाव से पृथ्वी योद्धा के हथौड़े की गति बहुत धीमी हो गई। रनी इस छोटी सी देरी का फायदा उठाते हुए उस विशाल हथौड़े को अपनी मृत्यु के देवता की दरांती से हल्के से थपथपाया और पीछे हटने के अवसर का लाभ उठाया। हालांकि इस पृथ्वी योद्धा की ताकत वास्तव में एक डरावनी चीज थी। रनी उस पर लगातार 3 झटके महसूस किए और एक घुटन भरी कराह निकली। लेकिन अंत में, वह अपने साथियों से 1 दर्जन कदम पीछे हटने में सफल रही। जुड़ी हुई आध्यात्मिक गोलियां। काय जोर से चिल्लाया, और इस बीच मृत्यु के देवता के सिकल को मौत की छाया पर इशारा किया। उसके शरीर से एक उमड़ती हुई जानलेवा आत्मा फौरन फूट पड़ी। कुछ हद तक पृथ्वी तत्व का एक विरोधी सबसे कठिन प्रकार था। पृथ्वी योद्धा की रक्षात्मक शक्ति और शक्तिशाली बल में कठिनाई, और सबसे बढ़कर इस डोमेन के अस्तित्व पर। यहाँ तक कि अगर चेन यंग के पास अभी भी जारी रखने के लिए पर्याप्त लड़ने की ताकत थी, तो पृथ्वी योद्धा को बांधने के लिए एलिमेंटल केज पर भरोसा करना जरूरी नहीं कि उनके हमलों को कम समय में इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त समय दे। लेकिन ठीक इसी समय एक लंबा सिलहूट अचानक काय के सामने उछला, दृढ़ता से चिल्लाते हुए, उपकप्तान, मुझे यह करने दो। जो काय के सामने प्रकट हुआ वह सिमा जियान थी। कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स लेने के लिए चिल्लाते हुए, काय पहले ही एक ले चुका था। और इस बार पृथ्वी योद्धा पहले से ही आ रहा था। बाल चौड़ाई के हमले से बचने के लिए उसने तुरंत मृत्यु के देवता के दरांती को जाने दिया और अपने दोनों हाथों को सिमा शियान की पीठ पर दबा दिया। इस बीच काय की पीठ पर वांग युआन, हान यू, झांग फांगफेंग, लिनशिन और डुआन यी सभी अगले ही पल कनेक्शन में शामिल हो गए। डुआन यी की गोली सीधे लिनशिन से उसके मुंह में डाली गई थी। उनमें से 7 ने तुरंत एक सप्तभुज का गठन किया, जिसमें सिमा जियान मोहरा के रूप में खड़ा था। प्रकाश की विशाल गेंद उसके सिर से ऊपर उठाई गई थी, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ क्योंकि इसने योद्धा की 2 कुल्हाड़ियों के नीचे की ओर झूलने को जबरन रोक दिया। जब संयुक्त आध्यात्मिक गोलियों का सेवन करने वाले 7 लोगों के शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे, तब तीव्र गड़गड़ाहट हुई। सामने, सिमा जियान का शरीर उग्र लाल और सोने की चमक में चमक रहा था, स्कारलेट ड्रैगन आर्म की रक्षा को बढ़ावा दे रहा था, और सोल शेयरिंग चेन के प्रभाव। भले ही यह कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स के प्रभावों के पूरा होने के तुरंत बाद किया गया हो, फिर भी इस झटके को प्राप्त करने से कुछ नुकसान हुआ। हालांकि, प्रकाश की ऊर्जावान गेंद वास्तव में महाकाव्य स्तरीय हथियार कहलाने के योग्य थी। क्रश, स्मैश और ट्रिपल ब्लास्ट की शक्ति दोहरे हथौड़ों के खिलाफ तुरंत भड़क उठी, जिससे योद्धा 2 कदम पीछे हट गया।
तुम्हारे पिता इसे तुम्हारे खिलाफ पूरी लड़ाई बनाने जा रहे हैं। सिमा जियान की गोल आंखें खुली हुई थीं, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां हिंसक रूप से सूज रही थीं। उससे एक अतुलनीय निडर असर महसूस किया गया। सिमा, तुम नहीं कर सकते। लिन शिन उसके पीछे जल्दबाजी में चिल्लाई। लेकिन जैसे कि सिमा जियान ने कुछ भी नहीं सुना, उसने सीधे अपनी निडर क्षमता का प्रदर्शन किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह लिन शिन की कई चेतावनियों को भूल गया हो कि सहयुक्त आध्यात्मिक गोलियों के प्रभाव में निडर क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि वह निडर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ेगी, जिससे उसके शरीर की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में डाली जाती है तो समाप्त होने पर उसका शरीर संभवतः बोझ सहन करने में सक्षम नहीं होगा और टूट जाएगा। हालांकि वर्तमान सिमा जियान ऐसा लग रहा था जैसे वह यह सब पूरी तरह से भूल गया हो। बरसक मोड में प्रवेश करते ही उनका शरीर सूज गया था क्योंकि उनकी मांसपेशियां उनके गाउन के माध्यम से फटी हुई थीं। उसकी दाहिनी मुट्ठी बाहर निकली, प्रकाश की विशाल गेंद को पीछे उछालने के लिए पीटा और इस बीच उसका दाहिना पैर जमीन पर टिक गया। उसके शरीर से बैंगनी विद्युत प्रवाह की एक धारा निकली, जो बिजली की चमक की तरह आसपास फैल गई। सातों में से प्रत्येक ने 15,000 सेकंड अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की और उन सभी ने संयुक्त आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां लीं। उस सिमा जियान के निडर मोड के स्व उपयोग और आध्यात्मिक सहबत बूस्टिंग पिल्स को जोड़ते हुए अब, हालांकि वर्तमान सिमा जियान की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी पृथ्वी योद्धा से नीचे थी, यह बहुत नीचे नहीं थी। पृथ्वी योद्धा ने अपने दो हथौड़ों को घुमाया, अचानक हवा में दस्तक दी और टक्कर होने पर प्रकाश की एक पीली किरण को गोली मार दी, सीधे सिमा जियान की छाती पर गोली मार दी। कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स का उपयोग करने के बाद उनकी सबसे बड़ी कमी चपलता की कमी थी, इसलिए सिमा जियान ने चकमा देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तेज गर्जना के साथ उसके हाथ प्रकाश की ऊर्जावान गेंद के हैंडल पर आ गए, अचानक दुश्मन से मिल गए। एक और जोरदार टक्कर में पीली रोशनी चारों ओर फैल गई, लेकिन इस बार जंजीरों के लाइफ शेयरिंग प्रभावों में से कोई भी प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। उनके दाहिने पैर के जमीन पर पटकने की पिछली घटना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई थी। हमले से बचने के लिए इससे हुए झटके का उपयोग करते हुए उन्होंने ईश्वरीय पर्पल थंडर के आध्यात्मिक स्टोव की बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग अस्थायी रूप से उनके पैरों के नीचे पृथ्वी के मौलिक डोमेन को बेअसर करने के लिए किया। मेरे महान स्व को आजमाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जैसे ही सिमा जियान रोष में चिल्लाए, उसके सीने से प्रकाश की ऊर्जावान गेंद उठा ली गई, जिससे आध्यात्मिक चूल्हे की शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। प्रकाश की एक गर्मागरम बैंगनी रंग की गेंद ने आकार लिया, जो सीधे पृथ्वी योद्धा पर उड़ रही थी। उसके पीछे स्थित लिन शिन ने अनजाने में अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं, जो पहले से ही उलझी हुई थीं। कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स के निर्माता के रूप में उनके प्रभावों को उनसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता था। सिमा जियान कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स के प्रभाव में थी और अपने पर्पल गॉडली थंडर स्पिरिचुअल स्टोव के साथ 10,000 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बेरसक मोड का उपयोग कर रही थी। उसके शरीर पर बोझ को भयानक ही कहा जा सकता था। जब यह लड़ाई समाप्त होगी तो उसके शरीर पर प्रतिक्रिया केवल उसी स्तर की होगी। यहाँ तक कि लिन शिन भी नहीं जानती थी कि वो यह सब सहन कर पाएगा या नहीं। और अभी के लिए वह केवल उस स्कारलेट ड्रैगन आर्म के लिए प्रार्थना कर सकता था कि वह अपने शरीर की रक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत हो। मजबूत पर्पल गॉडली थंडर तोप योद्धा के सामने तुरंत फूट पड़ी, जिसने हथौड़ों से हमला किया।
अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, गड़गड़ाहट पृथ्वी के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं थी, लेकिन यह केवल तभी है जब आप तात्विक आत्मीयता की बात करते हैं। सिमा जियान के पर्पल गॉडली थंडर स्पिरिचुअल स्टोव में भी अपनी गड़गड़ाहट वाली तात्विक शक्ति के बाहर एक भयानक विस्फोटक शक्ति थी। पैंथ दानव गॉड ऑक्सरे का सामना करते समय पर्पल गॉडली थंडर स्पिरिचुअल स्टोव का एक साधारण उपयोग भी उसे पीछे हटाने में सक्षम था। यह पृथ्वी योद्धा, हालांकि एक डोमेन के समर्थन के अलावा, निश्चित रूप से ऑक्सरे से भी मजबूत था। लेकिन सिमा जियान की बढ़ी हुई पर्पल गॉडली थंडर तोप दोगुनी से भी ज्यादा मजबूत थी। टकराना। एक भयानक विस्फोट ने एक ही बार में होप के सदस्यों की सभी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप की सुनवाई को छीन लिया, क्योंकि पृथ्वी योद्धा 4 कदम चलने की दूरी से पीछे धकेल दिए जाने के बाद वापस गिर गया। उसकी बाहों में हथौड़ों की जोड़ी पहले से ही फटी हुई थी और उसका पूरा शरीर बैंगनी रोशनी में घिरा हुआ था। इसके बैक स्टेप की प्रक्रिया एक गिरते हुए नशे में आदमी के दृश्य की तरह लग रही थी। यद्यपि शक्तिशाली विस्फोट बल ने पृथ्वी के तत्व के शरीर को सुन्न करने का प्रबंधन नहीं किया, इस पर्पल गॉडली थंडर कैनन की शक्ति ने पृथ्वी योद्धा की आत्मा को सुन्न कर दिया। सिमा जियान एक बार फिर दहाड़ती है, जोरदार ढंग से फेंकने से पहले प्रकाश के ऊर्जावान गेंद को अपने सिर के ऊपर 3 बार घुमाती है। उसके पीछे के साथियों ने इसे नहीं देखा, लेकिन अभी सिमा जियान की दोनों आंखें पहले से ही रक्त लाल रंग की थीं। और इसी तरह की खूनी लाल किरण चेन से गेंद के अंदर तक फैल रही थी। बलिदान, शूरवीर क्षमता। यह एक ऐसी क्षमता है जिसका लॉन्ग हाओ चेन ने न केवल एक बार उपयोग किया था। मूल रूप से, पुजारियों को ऐसी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिमा जियान एक साधारण पुजारी नहीं बल्कि एक अनुशासन पुजारी थे। और यह बलिदान क्षमता कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने लॉन्ग हाओ चेन को सिखाने के लिए अनुरोध किया था। वर्तमान स्थिति में, सिमा जियान ने अपने शरीर पर इस लड़ाई के परिणाम के बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया। दानव भगवान सम्राट के हाथों लॉन्ग हाओ चेन की मृत्यु की यादें ही उसके दिमाग में उभरती रहीं। वह लॉन्ग हाओ चेन का रिटेन नायक था, फिर भी उस समय थोड़ी सी भी मदद करने में सक्षम नहीं था। सिमा जियान लॉन्ग हाओ चेन से उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन जब से यह डेमन हंट स्क्वाड बना, तब से वह पूरे दिल से उसका पीछा कर रहा था। उनके दिल में, हाओ चेन न केवल उनके कप्तान थे बल्कि एक बड़े भाई भी थे। अपनी टीम की आत्मा और आधारशिला होने के नाते, लॉन्ग हाओ चेन ने कई बार उस टीम की ज्वलंत आत्मा के रूप में काम किया था। सिमा जियान के पास अब केवल एक ही विचार था, और वह था अपने कप्तान को बिना किसी कीमत के पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त करना। चूंकि चेन यंग र जैसी लड़की ने ऐसा करने का साहस किया, तो वह त्याग करने से पहले कैसे सिकुड़ सकती थी। संयुक्त आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों के प्रभाव में भी, सिमा जियान समझ गई थी कि उसके जीतने की अधिक संभावना नहीं थी। लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था, आध्यात्मिक सभा गोलियों का केंद्र बिंदु बनने की जिम्मेदारी वहन कर रहा था। उनके विचार थे, यदि यह बना रहता है तो मैं केवल हार में ही समाप्त हो सकता हूँ। डोमेन उसे बढ़ावा देने के साथ, वह पृथ्वी योद्धा कोई नहीं है जिसके खिलाफ मैं जीत सकता हूँ। 3 बार चक्कर लगाने के बाद, प्रकाश का विशाल गोला नीलम रंग में बदल गया था। इससे निकलने वाली भयानक बिजली में एक पारभासी अनुभूति थी और रक्त की वास्तव में निर्मम गंध थी। जैसे ही 1 मीटर व्यास वाली प्रकाश की ऊर्जावान गेंद उड़ती हुई आई, सिमा जियान ने बड़े मुंह से खून निकाला। रक्त के गुंजायमान छींटे में, उसका स्कारलेट ड्रैगन आर्मर फिर अचानक टुकड़े टुकड़े हो गया।
एक जोरदार धमाके के साथ उसका ऊपरी शरीर निशानों से ढका हुआ दिखाई दिया। बमदूम। पीछे हटने वाले पृथ्वी योद्धा पर सिमा जियान की पूर्ण शक्ति और इच्छा शक्ति वाली प्रकाश की ऊर्जावान गेंद द्वारा बमबारी की गई थी। हथौड़ों की जोड़ी बिखर गई और तुरंत ही गेंद ने उसकी छाती पर निशान छोड़ दिया। बैंग बैंग। 12 बार होने वाले बूम ने जादू तोपों से वैकल्पिक शॉट्स के समान ही प्रतिध्वनित किया। इन 12 धमाकों के बीच पृथ्वी योद्धा का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। ध्वनि के एक भी फटने के बिना उसके शरीर पर दरार और भी बड़े पैमाने पर फैल जाती है क्योंकि दरारें कई गुना बढ़ जाती हैं। अंतिम प्रतिध्वनि के समय पृथ्वी योद्धा का शरीर पहले ही चकनाचूर हो चुका था। यह अपने स्वामी के प्रति निष्ठा का एक शब्द भी नहीं दे पा रहा था। कैर की छाती पर अनंत मेलोडी पर एक पीली रोशनी की शूटिंग में बदल रहा था। सिमा। जिस क्षण पृथ्वी योद्धा का पतन हुआ, सिमा जियान भी टूट गई, काया के नीचे एक बड़े झटके के साथ जमीन पर गिर गई। उसका ऊपरी शरीर खूनी घावों से भरा हुआ था, जो बरसरक मोड के अंत के तुरंत बाद खून के आदमी में बदल गया था। डुआन यी और झांग फांगफेंग के पवित्र सुरक्षा से आ रही प्रकाश की दो झलकें लगभग एक ही समय में सिमा शियान के शरीर पर उतरी। जैसे ही दोनों ने इस तात्क्षणिक जादू को छोड़ा, उन्होंने तुरंत उच्च स्तर के उपचार जादू का जाप करना शुरू कर दिया। हान यू सिमा जियान के पक्ष में आया, उसने प्रकाश आशीर्वाद के अपने आध्यात्मिक स्टोव को जारी किया ताकि उपस्थित सभी लोगों को उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सके। लिन शिन आगे बढ़ा, उसने सिमा जियान के गिरे हुए शरीर को पकड़ा और उसके घावों का निरीक्षण करने से पहले उसके मुंह में गोलियां डाली। लिन शिन की छाती पर झुककर सिमा जियान की छाती तेजी से ऊपर उठी और उसके मुंह, नाक और कान से लगातार खून बह रहा था। लेकिन खून से लथपथ होने के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं सफल हुआ उपकप्तान, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। संभव है डोमेन विंड पावरहाउस ध्यान रखना ठीक पहले। यह विरोधी सत्ता प्रकृति तत्व से सज्जित हमें अवश्य जी उठना चाहिए बॉस। जैसे कि ये उनके आखिरी शब्द थे, सिमा जियान ने ये शब्द बोले क्योंकि उनका शरीर हर तरफ हिल रहा था। इत्तेफाक से झांग फांगफेंग और डुआन यी के उच्च स्तर के जादू उसके ठीक बाद क्रमिक रूप से पूरे हुए उसके चोटिल शरीर को ठीक किया। सतह पर चोट के निशान आसानी से भर जाते हैं, लेकिन अंदरूनी घाव इतने आसानी से नहीं भरते। कायर सिमा जियान के सामने घुटने टेक रही थी, अपने आंसुओं को नीचे बहने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से दबा रही थी। वह अब पूरी टीम की लीडर थी और इसलिए उसे मजबूत बने रहना था। धन्यवाद सीमा। सिमा जियान का पूरा शरीर कांप रहा था, धीरे धीरे हीलिंग जादू से शांति की स्थिति में प्रवेश कर रहा था, लेकिन इस बीच उसकी महत्वपूर्ण शक्ति बेहोश और बेहोश हो गई। वांग युआन ने लिन शिन का कंधा पकड़ लिया और झट से पूछा, चीजें कैसी हैं? लिन शिन ने अपने दांत कसकर पीस लिए और वांग युआन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिमा जियान के मुंह में डालने के लिए अन्य गोलियां निकाल लीं। अभी सिमा जियान पहले से ही बेहोश थी और अपने दम पर इसे निगल नहीं सकती थी। लिन शिन ने गोलियां निगलने में मदद करने के लिए सिमा के खिलाफ अपना मुंह धकेल दिया। हान यू के आध्यात्मिक स्टोव ऑफ लाइट ब्लेसिंग के प्रभाव के तहत और डुआन यी और झांग फांगफेंग के हीलिंग मंत्रों के लगभग एक साथ उपयोग के तहत लिन शिन के चेहरे को आखिरकार थोड़ा और आराम करने में पूरे आधे घंटे का समय लगा। कैसा चल रहा है? वांग युआन ने झट से पूछा। सिमा जियान ने एक बड़ी हौंफते हुए जवाब दिया, हमारा गंजा दृढ़ है और अंत में इसे जीवित करने में कामयाब रहा।
उनके आध्यात्मिक चूल्हे, निडर अवस्था और बलिदान की क्षमता के उपयोग से होने वाली प्रतिक्रियाएं महाकाव्य स्तर के उनके स्कारलेट ड्रैगन आर्मर द्वारा प्रमुख रूप से कायम थीं। अन्यथा महाकाव्य स्तरीय उपकरण का एक टुकड़ा इस तरह कैसे टूट सकता है? लेकिन फिर भी इससे उन्हें लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके आंतरिक अंग उखड़ने और सड़ने लगे थे। लेकिन मेरी गोलियों और भाइयों के इलाज ने उन्हें एक धागे से जिंदा रखा। कम से कम अब उनका जीवन स्थिर है और अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। को शिट क्या नुकसान है? मुझे इस आदमी के मोटे होंठों से संपर्क क्यों करना पड़ा? एक अतुलनीय क्षति। लिन शिन के ये कुछ शब्द कहने के बाद तनाव का माहौल आखिरकार शांत हो गया। काया के अलावा पूरे समूह के चेहरे पर मुस्कान थी। सामान्य समय में वे शायद खुशी से हंस रहे होंगे, लेकिन अभी वे केवल भारी भावनाओं से भरे हुए थे। यह केवल 5वीं मंजिल के पहले भाग का परीक्षण था और वे पहले ही चेन यंगर और सिमा जियान को खो चुके थे। चूंकि निम्नलिखित परीक्षण केवल कठिन होंगे, क्या वे वास्तव में अंतिम 7वीं मंजिल तक पहुंचेंगे? हालांकि सिमा जियान ने पृथ्वी के योद्धा को खुद से हरा दिया था, जो कि कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स का उपयोग करने के बाद था, इसलिए हर कोई कमजोर स्थिति में आ गया। हालांकि इसमें लिन शिन द्वारा लगातार सुधार किया गया था, जिन्होंने बहुत सारी सामग्री मिलाने के बाद बैकलैश को पहले की तुलना में बहुत कमजोर बना दिया था। वे लगातार लड़ाई के बीच में थे, जिससे लाइट ब्लेसिंग भी उन्हें उनकी इष्टतम स्थिति में वापस लाने के लिए अपर्याप्त हो गई थी। हालांकि कैरा चिंतित थी, वह स्पष्ट रूप से तुरंत आगे नहीं बढ़ सकती थी। जारी रखने से वे डोमेन चलाने वाले और भी अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करेंगे, जिनके खिलाफ टीम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें केवल कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स का उपयोग करने का मौका मिल सकता था। हर कोई यहाँ आराम करता है। हमारी कमजोर स्थिति समाप्त होने के बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस बिंदु पर पहुंचने पर कैरा ने सावधानी से लांग हाओचेन को उसकी पीठ से खोल दिया, उसे जमीन पर रख दिया। उसका पीला, रक्तहीन चेहरा देखकर काया का शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसका हाथ उठाकर और धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए आंसू उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। मूर्ख मूर्ख, मैं तुम्हें जीवन में वापस लाऊंगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। आराम का यह समय पिछले वाले की तुलना में काफी लंबा था। लिन शिन, झांग फांगफेंग, हान यू और डुआन यी के संयुक्त प्रयासों के तहत सिमा जियान के शरीर को अंततः स्थिर कर दिया गया था, कम से कम उसके जीवित रहने की गारंटी थी। यह इस तरह का समय था जब फॉरेस्ट बुआ ट्रेनिंग पिल्स के प्रभाव दिखाई देने लगे। समान स्तर पर एक ही व्यवसाय के अन्य पावरहाउस की तुलना में उनकी शक्तिशाली बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने सामान्य पावरहाउस की तुलना में कोजॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स के दुष्प्रभावों के प्रति उनके प्रतिरोध को बेहतर बना दिया। यह कुछ ऐसा था जिसे डुआन यी ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा। लगभग 8 घंटे के बाद डुआन यी की कमजोर अवस्था के अलावा कायर का समूह पहले से ही अधिकांश भाग के लिए ठीक हो चुका था, जो अभी भी कायम था। इन शर्तों के तहत वह एक और संयुक्त आध्यात्मिक गोली लेने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए भले ही वह बार बार भीख मांगे, काया ने उसे रहने और सिमा जियान की देखभाल करने का फैसला किया। हर किसी ने आध्यात्मिक गोलियां तैयार की हैं। काया ने सख्ती से पूछा, लिन शिन, क्या आपके पास संयुक्त आध्यात्मिक गोलियों के कुछ और पुर्जे हैं? लिन शिन ने सिर हिलाया, मेरे पास एक और सेट है। इसे हर किसी के हाथ में सेट पर जोड़कर हम अभी भी 2 और लड़ाइयों के लिए जा सकते हैं। काया ने धीरे से सिर हिलाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक दिन से भी कम समय के बाद उन्होंने क्रमिक रूप से तीसरी और चौथी मंजिल का परीक्षण किया और 5वीं मंजिल का आधा
लेकिन अनंत काल की इस मीनार में कुल मिलाकर 7 मंजिलें थीं। चूंकि 5वीं मंजिल में पहले से ही शक्तिशाली पवित्र रक्षक डोमेन चलाने वाले थे, आने वाली 6ठी और 7वीं मंजिलों के बारे में कैसे? इस समय सभी के चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। हालांकि वे इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ कि 7वीं मंजिल की अंतिम चढ़ाई शायद बेहद कठिन होगी। लेकिन उनमें से कोई भी इन तथ्यों को बोलने के लिए तैयार नहीं था, उन पर विश्वास करना तो दूर की बात है। चाहे कुछ भी हो, वे समय के लिए लड़ने और लॉन्ग हाओचेन को फिर से जीवित करने के अवसर के लिए लड़ने के लिए अपने सबसे बड़े प्रयास का प्रयास करेंगे। यह अनंत काल की मीनार वहां से बाहर उनकी एकमात्र आशा थी। कैय ने एक गहरी सांस ली। इसके ठीक बाद एक और परीक्षा हमारा इंतजार कर रही है। आगे हमें पवन क्षेत्र के नियंत्रण में पवन तात्विक दाना का सामना करना होगा। पवन जादूगरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति है। हमारे पास प्रतिद्वंद्वी के डोमेन के बारे में पहले से जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं अपराध का प्रभारी रहूंगा, जबकि बाकी सभी मुझे सहबद्ध आध्यात्मिक गोलियों के माध्यम से बढ़ावा देंगे। हमें कम से कम समय में प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहिए और उसे अपने सबसे बड़े हमले नहीं करने देना चाहिए। वहां तक बात करते समय उसने पहले से ही लॉन्ग हाओचेन को अपनी पीठ पर बिठा लिया था, उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया था। कैय, वांग युआन ने अचानक उसका नाम पुकारा। हाँ, काया ने उसकी ओर हैरानी से देखा। वांग युआन ने दृढ़ निश्चय के साथ उसके चेहरे की ओर देखा। मुझे इस कर्तव्य का पालन करने दो। बिल्कुल नहीं, कैय ने उसके सुझाव को जरा सा भी विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया। ठीक पहले, सिमा जियान को अपने जीवन को दांव पर लगाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ी, युद्ध में बाल बाल मर गए। अस्थायी कप्तान के रूप में वह अपने साथियों को इस तरह का जोखिम कैसे उठा सकती हैं? इसके अलावा टीम में सबसे मजबूत वह थी। वांग युआन ने कैय के कंधों को पकड़ लिया, उसके चेहरे का सामना करते हुए कहा, कैय, मेरी बात सुनो। हम एक टीम हैं और कप्तान को पुनर्जीवित करना किसी भी तरह से आपका व्यवसाय नहीं है। यंग और सिमा ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दे दिया है, इसलिए अगला मैं होना चाहिए। मैं सफल होने के लिए आश्वस्त हूँ, क्योंकि स्पेस विशेषता पवन तत्व का प्रतिकार है। इसके अलावा हर किसी की तरह मेरी भी अपनी गुप्त चालें हैं। मुझे बहुत भरोसा है। काया ने फिर भी अपना सिर हिलाया। युआन, मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन मेरे पास तुमसे ज्यादा मौके हैं। वांग युआन ने अचानक एक भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। मुझे पता है कि आपके पास मुझसे अधिक मौके हैं, लेकिन क्या आप दुश्मन को हराने के दौरान सुरक्षित रहने में सक्षम होने के लिए आश्वस्त हैं? नहीं, तुम नहीं कर सकते। अपनी वर्तमान साधना के साथ आपको मृत्यु के देवता की 7 कलाओं का उपयोग एक डोमेन चलाने वाले दाना को जीतने के लिए करना चाहिए, लेकिन आप पिछले 12 घंटों में एक बार इसका उपयोग कर चुके हैं। एक बार फिर इसका इस्तेमाल करने से निस्संदेह भयानक प्रतिक्रिया होगी। यह न भूलें कि यह अंतिम परीक्षा नहीं है जिसका हम सामना करने जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास 6ठी और 7वीं मंजिलें हैं। आप हम में से सबसे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए आने वाले समय के लिए अपनी ताकत को बनाए रखने का एक और कारण है। इससे भी मजबूत विरोधियों के खिलाफ हम केवल आप पर भरोसा कर सकते हैं। क्या आप उस समय प्रतिक्रिया से कमजोर होने का जोखिम उठा सकते हैं? मैं अंधी आवेग से काम नहीं कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं आपकी जगह लेने की मांग करता हूँ। मुझे जाने दो।
बॉस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कम से कम मेरी इच्छा है कि मैं उसे वापस जीवन में लाने के लिए जितना हो सके उतना कर सकूं। यदि हम असफल होते हैं तो मैं अपने पूरे जीवन के लिए पछतावे से भर जाऊंगा। काया की आंखें अनजाने में लाल हो गईं, युआन युआन। किसी समय झांग फांगफेंग वांग युआन युआन के पक्ष में शामिल हो गया था। क्या उसे जाने देना कैसा रहेगा? मेरा मानना है कि युआन युआन इसके लिए सक्षम है। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ रियायतें देनी चाहिए और सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाओं पर आपकी ताकत की जरूरत होगी। वांग युआन युआन ने एक फीकी मुस्कान दिखाई। कै को कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहों को फैलाते हुए पीछे मुड़कर और नेतृत्व को अनंतकाल के टॉवर की 5वीं मंजिल में ले गई। झांग फांगफेंग ने कायर, लिनशिन और हान यू के ठीक पीछे पीछा किया। इस बिंदु पर टीम के केवल 5 सदस्य बचे थे, जिनमें से सभी के हाथ में एक कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल थी। निस्संदेह इस 5वीं मंजिल से शुरू होने वाले सभी परीक्षण 9वें चरण के पावरहाउस के लिए तैयार किए गए थे। साधना के 8वें सोपान पर पहुंचे बिना यहां आने के बाद उनके पास पहले से ही कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं था। जारी रखते हुए आगे बढ़ने वाले हर कदम की अनिवार्य रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर वे विफल भी हो जाते हैं तो उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा ताकि लॉन्ग हाओचेन को अपने जीवन की कीमत पर भी पुनर्जीवित होने का मौका मिल सके। जैसे ही उज्ज्वल प्रकाश तरंगों को हल्के से छोड़ा गया, 50 मीटर आगे चलने के बाद आसपास की हवा अचानक तेज हो गई। हॉल में हवा स्वतंत्र रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी, ऊपर और नीचे जा रही थी और सभी दिशाओं में मंद हरी चमक चमक रही थी। वैंग युआन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जुड़ी हुई आध्यात्मिक शक्तिवर्धक गोली अपने मुंह में डाल ली और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उनमें से 5 एक दूसरे विभाजन में एक हो गए, जिससे एक नया गठन हुआ। हालांकि गोली लेने के बाद वांग युआन युआन ने अभी भी अपने भयानक हथियार ब्लडस्टॉर्म को बाहर नहीं निकाला, केवल अपने विशाल दिव्य आत्मा शील्ड पर ध्यान केंद्रित किया। उसके कदम बहुत स्थिर थे, जिससे उसके साथियों से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके साथ एकीकृत हो जाती थी। उसकी त्वचा की सतह पर कुछ चांदी की रोशनी बिखरने लगी थी और उसकी दोनों आंखें विशेष रूप से उज्ज्वल दिखाई दे रही थीं। इस शक्तिशाली और दृढ़निश्चयी महिला योद्धा से एक मोटी खूनी आभा निकली, जिससे आसपास की हवा में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव हुआ। वैंग युआन युआन के आसपास की हवा सभी स्थानिक सार के कारण भ्रामक हो गई। इससे पहले उन्होंने संयुक्त आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां क्यों लीं, इसका कारण यह था कि दुश्मन संभवतः सबसे तेज किस्म का दाना था। जैसा कि अपेक्षित था, अनंतकाल के टॉवर का आंतरिक भाग अपने स्वयं के नियमों का पालन करता है। जैसे ही प्रकाश का एक हरा स्तंभ दूर से दिखाई दिया, एक पतला हरा कंकाल समूह की दृष्टि रेखा में दिखाई दिया। हरी रोशनी के एक पतले ब्रश में आकाश ने अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा के नर्म उतार चढ़ाव को बिखेर दिया, जैसे कि वसंत के आगमन का संकेत दे रहा हो। एक वसंत हवा दूर चली गई, लेकिन इस भावना के बीच अनंतकाल के टॉवर की 5वीं मंजिल के उत्तरार्ध में हरी हवा के ब्लेड की लहरें संघनित हुईं। एक पल में असंख्य हवा के झोंके धीरे धीरे आकार ले रहे थे। यह डोमेन था या मंत्र। एक पल के लिए समूह में सभी ने इन्हीं विचारों को साझा किया। केवल वांग युआन युआन ही मोहरा में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन पवन ब्लेडों को अपनी आंखों में नहीं डाला हो, अपनी दृष्टि को अपनी विशाल दिव्य आत्मा ढाल पर केंद्रित कर रही हो। 4 चांदी के क्रिस्टल विशाल ढाल पर थे, जो तीव्र स्थानिक विशेषता तरंगों को फैलाते थे। दृढ़ संकल्प के साथ देखते हुए उसने तेजी से एक और चांदी का क्रिस्टल निकाला, उसे ढाल के 5वें छेद में एम्बेड कर दिया।
जैसे ही इस क्रिस्टल को ढाल के अंदर डाला गया, एक तीव्र चांदी की रोशनी अचानक उस ढाल से उठी, जो वैंग युआन के शरीर से निकली स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रचंड ज्वाला जैसे उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए ले गई। एक चांदी के रंग का कोहरा तेजी से उसके शरीर पर चढ़ गया। वैंग युआन का पूरा शरीर जो चांदी की रोशनी में ढका हुआ था, धीरे धीरे मुड़ गया क्योंकि वह खड़ी थी। द डिवाइन सोल शील्ड अभी भी चांदी के रंग की थी, लेकिन अंदर जड़े हुए चांदी के 5 क्रिस्टल नारंगी रंग की चमक दिखा रहे थे। दूसरे शब्दों में, इस दिव्य आत्मा ढाल ने महाकाव्य स्तर में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वांग युआन इतने पर ही नहीं रुका और तेजी से छठा रत्न जड़ा। धमाका। विस्फोट के क्षण में बारूद की एक प्रज्वलित कैन की तरह एक भयानक चांदी की चमक गूंज उठी। और ठीक इसी समय उस पवन तत्व दैत्य का प्रथम आक्रमण भी पहुंच गया। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप से पांचों की ओर सभी दिशाओं से गोली मार दी गई। बहुसंख्यक हवा के ब्लेड ने कान छिदवाने वाली आवाजें की। प्रत्येक पवन ब्लेड में एक भौतिक हथियार की तरह एक धात्विक चमक थी, संलग्न आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सब कुछ कम करने में सक्षम प्रतीत होता था। लेकिन ये हमले ज्वालामुखी की तरह फैली चांदी की चमक से मिले। घनी और गहरी चांदी की स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे विभाजन में चांदी के ड्रैगन में बदल गई। वांग युआन के 5 के समूह को घेर लिया और तेजी से कुंडलित हो गया। सिल्वर ड्रैगन के संपर्क में आने पर हरे ब्लेड के सभी प्रक्षेपण तुरंत पिघल गए, जिससे चारों ओर कुछ तरंगें निकली। दूर के हरे कंकाल को हल्का सा झटका लगा। बिजलीघर की आत्मा से धन्य इस शक्तिशाली पवित्र रक्षक को याद नहीं आ रहा था कि वह कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिले हों। लेकिन पिछला हमला सिर्फ एक शुरुआत थी। हरा भाला उठाते हुए वह हल्के से चिल्लाया, तेज हवा। इन्हीं शब्दों ने पूरे अंतरिक्ष को हरा भरा कर दिया। हरे रंग में जगमगाता हुआ अनंत काल के टॉवर की 5वीं मंजिल का पूरा उत्तरार्ध बिना किसी झनकार के एक विशाल भंवर में बदल गया और एक आश्चर्यजनक गति से घूम रहा था। वह उनका डोमेन था, एक पवन तात्विक डोमेन जिसमें बड़ी आक्रामक क्षमता थी। शायद एक पवन दाना की फटने की शक्ति एक अग्नि दाना तक नहीं पहुंची, लेकिन उनकी गति और उनके अपराधों की अवधि किसी भी तरह से कम नहीं थी। डोमेन के जारी होने पर वांग युआन के शरीर के चारों ओर चांदी की लपटें हिंसक रूप से हिलने लगीं। कोई स्पष्ट रूप से उन्हें चांदी की रोशनी की परत पर परतों में बदलते हुए देख सकता है, जो ढहने के करीब है। अभी वांग युआन के पीछे 4 लोग बिल्कुल नए रूप में थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगला प्रतिद्वंद्वी बेहद शक्तिशाली होगा, लेकिन इस पवन दाना की ताकत वास्तव में उनकी सभी अपेक्षाओं को पार कर गई। इस दूसरे डोमेन वाइल्ड ने आक्रामक शक्ति और डोमेन चलाने की क्षमता में स्पष्ट रूप से पिछले पृथ्वी योद्धा को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा, जबकि पृथ्वी योद्धा का डोमेन केवल सहायक था, इस पवन दाना का डोमेन शक्तिशाली निर्देशित हमलों को लॉन्च करने में सक्षम था। अपने 9वें चरण की साधना में, यदि थोड़ा समय दिया जाए तो यह डोमेन शक्ति के वर्जित मंत्र स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। इतने शक्तिशाली हमले के सामने वांग युआन कैसे विरोध कर सकता था? इसका कारण है कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स, जो उसके कौशल को अस्थायी रूप से दुश्मन का सामना करने में सक्षम बनाता है। लेकिन गोलियों के प्रभाव के तहत वह स्थानिक द्वारों के अपने आध्यात्मिक चूल्हे का उपयोग करने में असमर्थ थी। ऐसी परिस्थितियों में वह शत्रु को कैसे वश में कर सकती है, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो दूसरे उसकी अभिव्यक्ति से समझ सकें। वांग युआन अभी कैसा महसूस कर रही थी?
उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, दूर के शत्रु को नहीं, बल्कि उसके हाथ में दिव्य आत्मा की ढाल को देख रही थीं। उसका सबसे शक्तिशाली सिल्वर कोइलिंग ड्रैगन तेजी से बिखरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने अंतिम स्थानिक क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ रखा था, धीरे धीरे इसे दिव्य आत्मा ढाल के अंतिम गुहा पर रख दिया। इस क्षण उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वह भी वही कर सकती थी जो सिमा जियान ने किया था, यही उसका वर्तमान विचार था। हो सकता है कि उसके साथियों की नज़र में उसका महाकाव्य स्तरीय उन्नत ब्लडस्टॉर्म उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था, लेकिन केवल वह जानती थी कि वास्तव में उसके पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति अभी भी उसकी दिव्य आत्मा ढाल थी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा में इसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होने के कारण और ब्लडस्टॉर्म की तुलना में कहीं अधिक होने पर तनाव, उसने वास्तव में दिव्य आत्मा शील्ड से जुड़ी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह अधिक से अधिक एक छोटी लड़ाई के लिए 5 एम्बेडेड रत्नों का उपयोग कर सकती थी और छठा स्थानिक रत्न पहले से ही कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्ट के बाद उसकी सीमा थी। द डिवाइन सोल शील्ड में कुल 7 छिद्र थे, लेकिन 7वें और पिछले 6 पूरी तरह से अलग थे। छठवें गुहा के रत्नजडित होने के बाद दिव्य आत्मा कवच मात्र एक हथियार था, लेकिन इस 7वें ने इसे एक। उसका बायां पैर आगे बढ़ा और वांग युआन ने अचानक उसकी छाती को बाहर निकाल दिया, जिससे एक तीव्र स्थानिक तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और ढहते हुए चांदी के ड्रैगन को बहुत अधिक पदार्थ प्राप्त हुआ। दूर के शत्रु की ओर अपनी जिद्दी निगाहें फेंकते हुए उसने तुरंत उस पवन जादूगर की ओर देखा। बैंग! वांग युआन के शरीर से चांदी के असंख्य तीरों की तरह अचानक एक तीव्र चांदी की रोशनी निकली। उसके चारों ओर के भयानक चांदी के घेरे तुरंत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, विशेष रूप से उसके सीने के चारों ओर। आत्मा विस्फोट! वांग युआन ने इस शक्तिशाली योद्धा की क्षमता को बढ़ाने का उपयोग किया। कुछ अर्थों में, स्पिरिट ब्लास्ट आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक फ्यूज था, जो तुरंत ही इसके प्रज्वलन का कारण बनता है और इसे नाइट्स की बलिदान क्षमता के प्रभावों के समान ही एक छोटी अवधि में एक महान लड़ाई शक्ति को सक्षम करने में सक्षम बनाता है। इस बीच वांग युआन ने धीरे धीरे दिव्य आत्मा शील्ड को उठा लिया, खून की प्यासी आवाज में कहा, सर्वशक्तिमान ढाल, कृपया मुझे दिव्य आत्मा रक्त की सच्ची शक्ति प्रदान करें। इस बीच वांग युआन ने अपना बायां हाथ वापस पा लिया और अपनी मुट्ठी उसकी छाती पर मार दी। तुरंत उसने एक और खून बहाया, पूरे दिव्य आत्मा ढाल पर छिड़का और उसके बाएं हाथ में स्थानिक क्रिस्टल ने तेजी से इसे दिव्य आत्मा ढाल की अंतिम गुहा में बना दिया।